फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी रिंग के अंदर जब हम लोग कोई चार्ज देते हैं तो उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और साथ ही साथ उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो किस शेप की निकलती है और उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड शेप इन ए रिंग। राइट, उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक रिंग को कंसिडर करना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरीके से, और जब आप इसके अंदर चार्ज देंगे तो वो इसकी सरफेस पर कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे सबसे पहले आपको क्या समझ में आता है? इससे सबसे पहले हमें ये समझ में आता है कि किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है। 1D है यानी कि लीनियर है, 2D है यानी कि सरफेस है, या फिर 3D है यानी कि वॉल्यूम है। कौन सा वाला है? ऑब्वियस सी बात है, ये एक लीनियर हुआ। क्यों? क्योंकि जब आप इस रिंग को तोड़ोगे तो वो कुछ इस तरीके से लंबा इसको कर दोगे तो एक वायर की तरह हो जाएगी, तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ठीक है, हमें पता है एरिया के अंदर 2D होती है और वॉल्यूम के अंदर 3D होती है, लेकिन ये बिल्कुल वायर की तरह हो गई, यानी कि इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, विच मीन्स ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि इसको हम लोग पहले तो पढ़ चुके हैं वायर को, लेकिन देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका शेप। इसके शेप से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस रिंग के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ इसकी मेजर कर सकते हैं? जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जब हम लोग किसी रिंग के अंदर चार्ज देते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी एक्सेल लाइन के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। एक्सेल लाइन से मेरा मतलब है ये जो रिंग है, इस रिंग की एक लाइन तो ये होगी, ठीक है, और इस तरीके से एक्सेल लाइन और निकलेगी बाहर की तरफ। मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका एज व्यू है। इस एज व्यू के अंदर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एक्सेल लाइन बाहर निकली हुई है, और इस एक्सेल लाइन पे आप कोई भी टेस्ट चार्ज रखेंगे वहां पर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज रख दिया है, तो इस रिंग के जितने भी चार्जेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन के साथ इस पॉइंट पर, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। कुछ इस तरीके से डायरेक्शन होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी रिंग जो होती है वो अपनी एक्सेल लाइन पर आने वाले किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग अब यही डायग्राम आगे यूज करने वाले हैं। इससे हमें बेहतर समझ में आ रहा है। ये तो इसका फ्रंट है, ये इसका एज है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि इसके सेंटर से इसकी जो दूरी है, यानी कि जिसकी डिस्टेंस है वो r होगी एक्सेल लाइन की, और आप लोग कुछ डिस्टेंस x के ऊपर एक पॉइंट मान लेते हैं a। ठीक है, इस a पॉइंट पर आप लोगों ने q टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, छोटा वाला। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला चार्ज है वो कुछ इस डायरेक्शन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स लगाएगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर। इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स लगाएंगे। लेकिन देखिए एक साथ इन सबको कैलकुलेट कर पाना इजी नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमेशा की तरह, हमें पता है, क्योंकि इन सब की डायरेक्शन अलग अलग है और हमें ये नहीं पता चलेगा कि लास्ट में रिजल्टेंट कैसे निकले, रिजल्टेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमेशा की तरह हमें एक छोटा सा हिस्सा मानना पड़ेगा। चूंकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर हम लोग छोटी सी लंबाई dl मानेंगे, यानी कि dl कुछ इस तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाला चार्ज लिया है, ये जो ऊपर वाला चार्ज है, अब ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज हमने क्यों लिया है हमें पता है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला है। राइट, तो ये छोटा सा dl मान लिया जो कि कुछ इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी निकालनी है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप लोग कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक राइट एंगल है, ये r है, ये x है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर इसकी पावर 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इस dl के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे? वो हम लोग निकालेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से। उसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू में q अपॉन में l, लेकिन हम लोगों ने छोटी सी लेंथ मानी है इसलिए लैम्डा इज इक्वल्स टू में dq अपॉन में dl, जहां से dq की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी dq इज इक्वल्स टू में लैम्डा dl। तो यहाँ पर इजीली आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमें पता है पॉइंट चार्ज के लिए जो वैल्यू होती है वो E इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में r स्क्वायर होती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कि छोटा सा लेंथ है इसलिए यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे डी क्यू की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, लैम्डा डीएल लिखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन ये जो आर है इसकी जगह आप लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट या फिर 1/2 पावर। तो आप लोग टोटल लिखेंगे तो डी इज इक्वल्स टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग मैंने क्या किया? मैंने ये किया कि यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा माना जो कि कुछ इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फील्ड लगा रहा है और उसकी वैल्यू मैंने निकाली। तो ये तो DE1 हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारे चार्जेस इसके ऊपर बहुत सारी वैल्यूज लगाएंगे, DE2, DE3, DE4,
राइट। तो उन सबका एडिशन हमें लास्ट में करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक और वैल्यू हम लोग निकालेंगे DE2 की। मान लीजिए कि नीचे वाला चार्ज है आपका, नीचे वाले चार्ज में भी हम लोगों ने एक छोटी सी लंबाई DL मान ली है। इसी लंबाई के अंदर यही चार्ज होगा ऊपर वाला DQ में लैम्डा डी है। यही फॉर्मूला लगा करके आप लोग DE2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली 1/4πε0 लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो सिर्फ एक, दोनों की डायरेक्शंस का। राइट, ये इस डायरेक्शन में जा रही है पहली वाली और ये इस डायरेक्शन में जा रही है दूसरी वाली। ठीक है साहब, यानी कि ये DE2 हो जाएगी। इसी तरीके से बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, DE3 DE4 इस तरीके से DEN तक वैल्यू निकल जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला हिस्सा भी R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हम लोगों ने माना है और साथ ही इन दोनों के बीच का एंगल भी हम लोगों ने बराबर माना है। ठीक है, ये जो एंगल है ये थीटा बनेगा तो यहाँ पे भी थीटा ही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट क्या निकलेगा। रिजल्टेंट बहुत इजीली निकल सकता है। ये जो ऊपर वाला आपका चार्ज है ये इसको एक तो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है इस तरफ, यानी कि DE sin थीटा जो हमें पता है परपेंडिकुलर बनता है, और ये किस तरफ बिल्कुल सीधे ले जाने की कोशिश कर रहा है एक्सल की डायरेक्शन के अंदर, जिसको आप लोग कहेंगे DE cos थीटा। इसी तरीके से नीचे वाला जो चार्ज है वो भी इसे दो डायरेक्शन के अंदर ले जाना चाहता है, पहला DE sin थीटा, दूसरा DE cos थीटा। राइट, अब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जा रही है तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोगों ने पहले भी मुझसे एक सवाल पूछा है कि कैंसिल करने से क्या मतलब है। देखिए यहाँ इस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक डायरेक्शन तो उसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, एक डायरेक्शन से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। तो ये हिलेगा थोड़ी अपनी जगह से, कैसे हिल सकता है जरा सोच के देखिए। एक तो उसे ऊपर ले जाना चाहता है, एक से नीचे ले जाना चाहता है, लेकिन दोनों की जो वैल्यू है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो कैंसिल होने से मेरा मतलब ये है कि यह जो आपका टेस्ट चार्ज है ये हिलेगा नहीं इस जगह से। इन दोनों ही डायरेक्शंस को कैंसिल करने का मतलब ये है कि एक दूसरे के विपरीत काम कर रही है, एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है, बट इनका सेम मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये इसे हिला नहीं पाएंगे। तो उसके रेस्पेक्ट में कैंसिल हो रही है। मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैंसिल हो गई। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं वो सब के सब इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, जहां पर ये DE sin थीटा जितने भी बनाएंगे ना वो सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ DE cos थीटा बचेगा, यानी कि इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन जो बनेगी वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या हुआ, ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, बाकी ये जितनी भी आपकी डायरेक्शन से DE sin थीटा वाली वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब बहुत सारे DE हो गए, DE1 DE2 DE3 DE4 DE5, विच मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे DE इज इक्वल्स टू में यहाँ पे सिग्मा, यानी कि एडिशन ऑफ DE cos थीटा। ये समझ रहे हैं मैंने कैसे लिखा, यहाँ पर बहुत सारे DE थे, सबको जोड़ने के लिए यहाँ पे समीशन लगाया हुआ है, सिग्मा लगाया हुआ है। और cos थीटा क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे cos थीटा क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। अब DE की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, यहाँ पे समीशन में 1/4πε0, यहाँ पे लैम्डा DL अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इससे cos थीटा की वैल्यू आप लिखेंगे x अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट या फिर 1/2 पावर। कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है cos थीटा इक्वल्स टू में क्या होता है, x अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। राइट, तो यहाँ पर आप लोग इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये जो नीचे वाली जो पावर्स हैं ये जुड़ जाएंगी। क्यों जुड़ जाएंगी, क्योंकि इनका बेस इक्वल है, यानी कि समीशन में 1/4πε0 लैम्डा DL x अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच मीन्स ये छोटे छोटे पार्ट के लिए हम लोगों ने जोड़ा है इस चीज को। तो अब इस समीशन को आप लोग क्या लिख सकते हैं, जोड़ने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना ही तो होता है ना। हम लोगों ने क्या किया, सबका एक एक पार्ट लिया, मतलब DE1 निकाला, DE2 निकाला, इस तरीके से DEN तक निकाल दिया, सबको जोड़ दिया। समीशन का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन तो हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना ही तो होता है। तो यहाँ पे आप लोग DE का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 लैम्डा DL x अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अब आप जब इसका समीशन सॉल्व करेंगे, यानी कि E इज इक्वल टू में 1/4πε0। अब देखिए यहाँ पर जो लैम्डा के बाद DL है, DL यानी कि पॉइंट चार्ज, हम लोगों ने क्या किया, इस पूरे सरफेस के सभी चार्जेस को जोड़ा है। तो ये सब कुल मिलाकर के क्या बना, ये इसका सरकमफेरेंस बनेगा कि नहीं, मतलब इसके पूरे के पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, तो मैंने क्या किया, सबको जोड़ दिया तो पूरा एक सर्कल बना। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, यानी कि रिंग का सरकमफेरेंस क्या हुआ, 2πr ही तो हुआ। राइट, तो मैं इसको 2πr लिख सकता हूँ DL की जगह, क्योंकि मैंने तो सारा जोड़ दिया है ना। यानी कि लैम्डा 2πr x अपॉन में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
3/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चीज को आप लोग और थोड़ा सिंपल करके लिख सकते हैं, ये लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2πr को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2πr क्या है, इस रिंग की लेंथ है, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और हमें पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू में लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, हम लोगों ने पहले भी किया है, राइट। तो इस पूरी की पूरी जगह पे आप लोग Q लिख सकते हैं, मेन चार्ज, राइट। तो इसकी जगह आप लोग मेन चार्ज Q लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप लोग एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा बड़ा है डेरिवेशन, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल बार बार इसको देखिए। अब देखिए ये जो आपके सामने फॉर्मूला निकल के आया है, इसके भी दो केसेस बन सकते हैं। कैसे दो केसेस बन सकते हैं, अगर मान लीजिए कि आपने ये x जो माना है, इस पॉइंट को x दूरी पे माना है, x डिस्टेंस पे माना है, अगर आपका ये पॉइंट जो है बहुत दूर चला जाए, मतलब ये जो आपकी r है, r जो आपकी रेडियस है, इससे बहुत ज्यादा हो जाए x की वैल्यू, मतलब इसको बहुत दूर रख दो आप लोग, तो आप लोग इस r को निगलेक्ट कर सकते हो, मतलब बहुत दूर रखने पर। इसका मतलब इस r को आप लोग इस फॉर्मूले से हटा सकते हो। मैंने क्या कहा आपने समझा, मैंने बहुत दूर रख दिया इसको, तो इस r को तो हम लोग बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस x की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से r की वैल्यू जब आप लोग हटाएंगे तो कुछ इस तरह हटाएंगे, E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX अपॉन में, एक काम कीजिए इस r को हटा दीजिए, तो ये x स्क्वायर की पावर क्या हो गया, 3/2 हुआ। x स्क्वायर की पावर 3/2 को आप लिखेंगे तो क्या होगी वैल्यू, x की पावर 3 ना, तो यानी कि x क्यूब। अब क्या काम कीजिए कि इस ऊपर वाले x से इस एक x को कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि टोटल वैल्यू निकलेगी E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में x स्क्वायर। अब इस वैल्यू को पॉइंट चार्ज वाली वैल्यू से कंपेयर करके देखिए, जो वैल्यू होती है E इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। इससे आप लोगों को क्या समझ में आया, इससे हमें यह समझ में आया कि अगर आप एक रिंग से बहुत दूर मान लोगे ना पॉइंट को, तो वो रिंग भी एक पॉइंट की तरह ही बिहेव करेगी। समझे आप लोग, कि अगर मैं कहूं कि एक बहुत बड़ी रिंग है मेरे पास और उस रिंग से मैं बहुत दूर चला जाऊं, तकरीबन काफी मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर दूर चला जाऊं, तो वो जो रिंग है वो बहुत दूर पड़ी और मेरे लिए बिल्कुल एक पॉइंट का ही तो काम करेगी, रिंग का काम नहीं करेगी। तब क्यों, क्योंकि उससे आने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस तरीके से, उसका जो एंगल होगा वो इतना छोटा हो जाएगा, जो वहां से उस आर को निगलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए बिल्कुल पॉइंट बन जाएगी। समझ रहे हैं, तो ये पहला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना। जब चीज आपसे बहुत दूर हो जाए, रिंग आपसे बहुत दूर हो जाए, तो वो पॉइंट बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका ये x बिल्कुल ही जीरो हो जाए, मतलब सेंटर में आ जाए, तब क्या होगा, तो यहां से x की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में जीरो रखेंगे तो ये सब कुछ ही जीरो हो जाएगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक रिंग होती है उसको आप लोग चार्ज कर देंगे, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि हर जो चार्ज होगा वो कुछ इस तरीके से आपके सामने वैल्यू दिखाएगा, यानी कि ये वाला चार्ज जो है वो इस तरीके से आएगा, दूसरा वाला इस तरीके से आएगा, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसी तरीके सारे चार्जेस जो हैं आपके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हुआ क्या, जो सेंटर हुआ वहां उसकी वैल्यू जीरो हो गई, विच मीन्स ये दूसरा केस है। अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाए, जीरो हो जाए, तो पूरी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यानी कि रिंग के बीच में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। और वहीं अगर आप रिंग से बहुत दूर चले जाएं तो वो रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। इन दोनों ही केसेस को समझ के रखना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो इस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंडा है एक रिंग के अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ये केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये रिंग का सिस्टम समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसे बार बार देखिए, और आपको इसमें कोई क्वेरी नजर आती है, कोई दिक्कत नजर आती है, या फिर कोई हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।